नमस्कार, मैं गणेश जोशी। आज बात करते हैं डिप्रेशन की। जिस तरह का आज का एक माहौल हो गया है, प्रतिस्पर्धा का एक ऐसा माहौल है और तनाव के तमाम ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन व्यक्तियों को बहुत तेज़ी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। आखिर इसके क्या कारण हैं, हम इस डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं हल्द्वानी के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर रवि सिंह भैंसुड़ा जी। मैं बातचीत करने के लिए उनका स्वागत करता हूं। गणेश भाई, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। बात करते हैं कि डिप्रेशन ये बहुत कॉमन शब्द हो गया, एक प्रचलन में भी आ गया, लेकिन आखिर डिप्रेशन है क्या, ये क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? देखिए, डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आजकल कोई भी इंसान जो है वो बहुत कॉमनली इस शब्द का इस्तेमाल कर लेता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ। डिप्रेशन एज अ बीमारी आप तभी बोल सकते हैं जब इंसान को लगातार 2 हफ्ते तक उसका जो मन है, उसका जो मूड है, उसमें एक निरंतर रूप से उदासी ही आ रही हो जी। तो कम से कम 14 दिन का एक डायग्नोसिस पीरियड होना चाहिए। उसके अलावा देखिए क्या है कि डिप्रेशन में आजकल जो जैसा हमारा समाज है या आजकल जैसा जो हमारा कल्चर चल रहा है, सोशल मीडिया जो है, ज़्यादातर वो रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा, जैसा कि आप सही बोल रहे थे, कि उसकी कारण जो है, जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे जीवन में आई है वो एक प्रकार का असंतोष है, जिसमें हम लगातार एक रेस में, या फिर पॉपुलरली रैट रेस बोला जाता है, कि हमें बस एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं। जब आप आगे नहीं निकल पाते तो आप अपने आप को हमेशा पीछे पाते हैं। तो उस वजह से मन में, जीवन में एक असंतोष का जन्म होता है, जिसके कारण धीरे धीरे फिर डिप्रेशन के आगे आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। दूसरी बात क्या है कि सोशल मीडिया जो है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सोशल मीडिया में आजकल बच्चे स्पेशली जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो अपने साथ वालों को या दूसरे शहर के लोगों को उनके तरीके से फिर वो अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि आप एक मध्यम वर्ग से आते हैं तो उस कारण से आप जब उनके साथ compete नहीं कर पाते हैं तो वो फिर से एक असंतोष को लेकर जन्म लेता है, जिससे फिर उदासी के लक्षण जो है वो डेवलप हो सकते हैं। मगर जितना ये साइकोलॉजिकल है उतना ही ये न्यूरोबायोलॉजिकल भी है। तो जैसे हमारा दिमाग जो होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के रसायन रहते हैं, जिनका काम ये रहता है कि आपके आगे कोई भी परिस्थिति आ रही है तो आप उस परिस्थिति का आकलन किस हिसाब से करते हैं। उसी में एक रसायन होता है जिसका नाम सीरोटोनिन होता है। जब भी उसका स्तर दिमाग में कम होता है तो उसमें जो होता है, उसमें इंसान के मन के सोच विचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि अपनी और अपनी परिस्थिति के लिए नकारात्मक होते हैं जी। अब जितना ज़्यादा ये बढ़ेंगे तो उसके बाद हम डिप्रेशन के लक्षण देखने को मिलेंगे। अब इन लक्षणों में क्या होता है कि देखिए, सबसे पहला लक्षण जो होता है वो तो ये होता है कि इंसान का मन लगातार उदास रहता है। उनका अपने काम में, हॉबीज़ में, जिन चीज़ों में पहले मन लगता था उसमें मन नहीं लगता, मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। पढ़ाई में, अपने ऑफिशियल वर्क में अटेंशन कंसंट्रेशन कम हो जाता है। बिना कुछ शारीरिक काम किए भी शरीर में भारीपन या थकान रहती है। फिर धीरे धीरे मन में ऐसे विचार आते हैं कि हम होपलेस हैं, किसी काम के नहीं हैं, वर्थलेस हैं, हेल्पलेस हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर पुरानी बातों को याद करके इंसान के मन में पश्चाताप आता है, रात को नींद कम हो जाती है, खाना कम हो जाता है। तो ये डिप्रेशन के मुख्य लक्षण होते हैं। जितना डिप्रेशन जो है वो सीवियर होता जाता है, फिर उसमें इंसान जो है कभी कभार उसके मन में आत्महत्या के विचार आते हैं। और जब वो और ज़्यादा वर्ष होता है तो उसमें लोगों को डर लगता है, शक होता है, भ्रम होता है, कानों में आवाज़ें आती हैं, जिसको साइकोटिक फीचर्स भी बोला जाता है। इस लेवल पे बढ़ रहा है पूरे समाज में हमारे? देखिए, भारत में अभी जो 2016 में जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था, उसमें हर 20 में से एक इंसान को जो है वो डिप्रेशन या उदासी की बीमारी है। तो जैसे अभी कोरोना का पेंडेमिक था, वैसे बोलते हैं कि अभी मेंटल इलनेसेस का जो है वो पेंडेमिक है। तो ये काफ़ी हद तक जो है वो लोगों में है, मगर लोग हमेशा इसको बताने में या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेने में हमेशा डरते हैं या शर्माते हैं। क्यों सोशल स्टिग्मा है, क्यों लोग डिप्रेशन को एक बीमारी के तौर पर नहीं देखते हैं? अगर बीमारी हो गई तो उसे छिपाते हैं, अपने संबंधित मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं। इसका क्या आपको सोशल स्टेटस लगता है? देखिए, समस्या फिर वही है ना कि हमारा जो समाज है उसमें प्रतिस्पर्धा इस लेवल की है, या हर कोई अपने आप को बेस्ट दिखाने की, अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, या अपनी मेंटल हेल्थ के लिए वरिड हैं, तो उसमें हमेशा आपका समाज जो रहता है वो आपको एक अलग तरीके से जज करता है। तो आप खुद डरते हैं कि अगर मैं साइकेट्रिस्ट के पास चला गया या फिर चली गई तो और किसी ने देख लिया तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दूसरा क्या है कि एक बहुत ही भ्रांति फैली हुई है कि साइकेट्रिस्ट के पास जो भी जाता है तो वो जो पेशेंट है या वो जो इंसान है वो पागल है, जबकि ऐसा नहीं है ना।
तीसरी चीज़ क्या है कि जैसे ये डिप्रेशन या फिर एंजाइटी वाली बीमारी हो गई, जब भी इंसान अपने परिवार में या अपने दोस्तों को ये बताने की कोशिश करता है तो बाकी लोग जो होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं या उनको तिरस्कार के भाव से देखते हैं कि अरे तुम ज़्यादा सोच रहे हो, अरे तुम जो है तुमको घूमना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जानबूझ के कोई भी इंसान जो है वो दुखी नहीं रहना चाहता, तो लोग जो हैं ये प्रॉब्लम समझते ही नहीं है और फिर मजाक उड़ाते हैं, तो इस वजह से इंसान जो है वो और शट ऑफ होता रहता है अपने परिवार से, अपने मित्रों से। कोरोना के बाद करीब 20 से 30% मानसिक बीमारियां बढ़ी, जिसमें डिप्रेशन एक बहुत बड़ा जो बहुत बड़ा रोग है जो सामने आया। तो क्या कोरोना के बाद ऐसा हुआ कि लोगों की संख्या बढ़ी, समाज में जागरूकता बढ़ी, या लोग आ रहे हैं दिखाने के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या जो मेंटल इलनेस की बड़ी है वो तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं जी, जो कि काफ़ी गुना बढ़े हैं। आप सही बोल रहे हैं, 20 to 30% कम से कम राइज देखा गया। हाँ, पहले के मुकाबले ये है कि लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं तो वो दिखाने के लिए आते हैं, बाकी चीज़ें। मगर काफ़ी टाइम क्या होता है ना कि जो लोग पीड़ित होते हैं उनके साथ जो घर वाले होते हैं कई बार वही ऐसी बातें कर देते हैं कि सामने वाला जो पेशेंट होता है वो डीमोरलाइज हो जाता है कि अब जैसे पेशेंट की तबीयत ठीक है, ये ठीक है, तो उनके साथ जो भी माता या पिता आए होंगे या फिर भाई या बहन आए होंगे वो सामने ही बोल देते हैं कि अरे हमने तो कितना समझाया, इसको कितना बोला, ये समझता ही नहीं है, ये समझती ही नहीं है ना। तो अभी भी जो है लोगों के मन में यही चीज़, कोई इसको बीमारी नहीं मानता। मतलब आप समझाने की कहते हैं ना, जैसे समझाने का एक साइंटिफिक तरीका होता है जो एक ट्रेंड साइकेट्रिस्ट उसको या साइकोलॉजिस्ट समझा सकता है जी जी। तो मतलब अभी आप बता रहे थे कि वो नहीं समझते हैं, परिवार वाले बताते हैं, तो परिवार वालों की भी इसमें कितनी काउंसलिंग या कितनी उसकी जरूरत है? देखिए, परिवार वालों को तो मेन काउंसलिंग जो है वो तो उनकी होनी चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि बीमारी का कारण क्या है, न्यूरोबायोलॉजिकल कारण क्या है, साइकोलॉजिकल कारण क्या है ना। मैं एक सिंपल तरीके से क्या समझाता हूँ कि देखिए, हम सभी लोग जो होते हैं ना, हम सभी किसी न किसी प्रकार के दुख, टेंशन, स्ट्रेस से गुजरते हैं, ट्रॉमा से गुजरते हैं। मगर हमारे भीतर हमेशा एक आवाज़ होती है अंदर जो हमको ढांढस बताती है, बोलती है कि नहीं, कोई बात नहीं, हर कोई समय एक सा नहीं होता, आगे जाके समय परिवर्तित होगा, बदलेगा। डिप्रेशन में ये मानिए कि वो जो वॉइस है, वो जो आवाज़ है, वो चली जाती है। तो अगर आपके जीवन में कुछ सकारात्मक भी चल रहा है तो भी वो आपको नज़र नहीं आएगा, आपके मन में सिर्फ वो नकारात्मकता ही चलती रहेगी। उसी वजह से इंसान जो है वो होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस फील करता है। एक तो खुद भी तो नहीं मानता है कि कोई भी मैं बीमार हूँ या मुझे इस तरह के डिप्रेशन या एक तरह का या रोग है और मुझे इस तरह का रोग है। लोग एक्सेप्टेंस भी तो नहीं है, इसकी स्वीकार्यता भी तो नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि जब भी इस प्रकार की कोई भी मानसिक बीमारी होती है तो वो एडमिट करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फिर उससे ऐसा लगता है कि भाई समाज को ऐसा लगेगा कि मैं कमज़ोर हूँ। तो मानसिक बीमारी जो है वो कमज़ोरी का एक निशान मानी जाती है, बट वैसा कुछ है नहीं, ये किसी को भी हो सकती है, इतनी कॉमन है। क्या इसका इलाज संभव है? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो तो आपका दवाइयाँ हो गई, साथ में काउंसलिंग हो गई। ये दोनों चीज़ों से लगभग 3 से 4 हफ्तों में पेशेंट्स में लगभग 90% तक की इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। जिसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, वो डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई काउंसलिंग नहीं कराई, तो क्या वो किस स्टेज तक पहुंच सकता है? देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि डिप्रेशन में, एंजाइटी में इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन जीने का जो स्तर रहता है वो काफ़ी हद तक गिर जाता है। मतलब अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या फिर अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप ये सारा कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो डबल स्ट्रेस बढ़ेगा। आपके बॉस, आपके टीचर्स आपको और प्रेशर में डालेंगे। उसके बाद क्या होगा कि या तो आप वो काम ही छोड़ देंगे या आप पढ़ाई छोड़ देंगे, है ना। धीरे धीरे क्या होगा कि जब आपको और नेगेटिविटी फील आएगी तो इसमें इंसान जो है वो खुद की जान लेने की कोशिश या फिर आत्महत्या भी करने की कोशिश कर सकता है। अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि स्पेशली अगर आप बच्चों के स्तर पे देखेंगे तो आजकल प्रतिस्पर्धा का कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बच्चे सुबह से लेकर शाम तक या तो वो स्कूल में, नहीं तो वो ट्यूशन में, रात को आ रहे हैं, सो रहे हैं, और सेम वही है। तो क्या होता है कि इवन फैमिली में जो क्लोजनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। सबसे ज़रूरी क्या है कि आप अपने बच्चों को, आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, है ना, उनको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। अगर आपको लगता है कि कोई भी उनकी चिंता है तो उसको बहुत ही ईजिली आप उसको डिस्पोज ऑफ मत कीजिए, है ना। उनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई इनके व्यवहार में इतना बदलाव आया है कि अब ये चीज़ों को ठीक से कर नहीं पा रहे हैं या फिर लाइफ में जिन चीज़ों को वो इन्जॉय करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डिप्रेशन का एक साइन जो है वो हो सकता है। दूसरा कैसा है ना कि हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जो घर का एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव वो कैसे हो सकता है,
पहली बात कि आपके घर में एक ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए जो आपके और आपके परिवार वाले साथ में मिलके कर सकें, जैसे कि गेम्स हो गए, बाकी चीज़ें होंगी। मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर्स का। तीसरा, बहुत सारी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि मेडिटेशन हो गई, योगा हो गई, इसका नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। आधे घंटे आपको कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए जिससे आपको रिलैक्सेशन फील हो, आपको अच्छा महसूस हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मदद कर सकती हैं। दूसरा क्या है कि देखिए, घर परिवार में ना एक ओपन एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पे कि आप अपनी समस्या या प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें, जी। ताकि जो है अगर आपके बच्चों को या आपके परिवार में किसी को ऐसी समस्या आए तो उसके बारे में खुल के चर्चा कर सकें। बिल्कुल, आपने डिप्रेशन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई और निश्चित तौर पर इसका सुनने वालों को, दर्शकों को भी लाभ मिलेगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।